इस्राइल लगातार युद्ध अपराध कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, बेकसूरों पर वार कर रहा है, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ वो घिरता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा हैं, उसने इस्राइल से अपील की है कि मास मर्डर्स बंद करो, स्टॉप मास किलिंग, सख्त तेवर अपनाते हुए कहा है। दोस्तों, ब्रिक्स ने किस तरह से तेवर अपनाए उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर आपकी स्क्रीन पर यह है इस्राइल के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इरान एत्जियोन। अब आप कहेंगे मैं इनकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? यह वो शख्स है दोस्तों जिसकी इज्जत इस्राइल के अंदर बहुत ज्यादा है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इस्राइल के 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं और उन्होंने बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में जो बात कही है वो बहुत शॉकिंग है। इरान एत्जियोन कहते हैं कि अगर किसी सैनिक को यह लग रहा है कि उसे जो आदेश दिया गया है वो एक युद्ध अपराध है, तो आदेश को मानने से इनकार कर दो। यानी कि पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहीं ना कहीं इस्राइल की सेना से बगावत करने के लिए कह रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, यही वो मंच था जहां मैंने आपको बताया था कि करीब 150 इस्राएली सैनिकों ने एक ज्ञापन पर दस्तखत किए हैं कि जब तक बंधकों को छुड़ाने को लेकर समझौता नहीं होता, हम हथियार नहीं उठाएंगे और जल्द हम अपने हथियार जो हैं वो त्याग देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में इरान एत्जियोन ने दरअसल कहा क्या है। ध्यान से सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। I fear that they might be, yes. And what should they do? They should refuse. If a soldier or an officer is expected to commit something that might be suspected as a war crime, they must refuse. To paraphrase Mr. Iran Etzion, वो कह रहे हैं they should refuse if a soldier or an officer is expected to commit something that might be suspected as a war crime, they must refuse. That's what I would do if I were a soldier. That's what I think any Israeli soldier should do. इसका हिंदी में सरल अनुवाद यह है दोस्तों, उन्हें मना कर देना चाहिए अगर एक ऑफिसर से ऐसा कदम उठाने के लिए कहा जाता है जो उसे लगता है कि एक युद्ध अपराध है, तो उसे आदेश मानने से इनकार कर देना चाहिए। ईरान एत्जियोन के इस बयान से इस्राइल में खलबली मच गई है दोस्तों। जैसे मैंने बताया आपको, इस्राइल में पहले से ही इस युद्ध को लेकर असहजता है। लोगों में अब यह बात खुलकर सामने आ रही है कि यह व्यक्ति बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध को इसलिए आगे बढ़ा रहा है क्योंकि इससे अपनी जान बचानी है। आप जानते हैं भ्रष्टाचार को लेकर इन पे केसेस दर्ज हुए थे 2019 में। आरोप क्या था कि कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। नंबर 1, कुछ उद्योगपतियों को रिश्वत दी जिसके चलते मीडिया में उनके मन मुताबिक खबरें चली। और बात वहां नहीं रुकी, 1 साल बाद उन्होंने एक बिल लाने की कोशिश की जिसके जरिए न्यायपालिका पूरी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के सामने नतमस्तक हो जाता। इसके खिलाफ इस्राइल में आंदोलन भी हुआ था दोस्तों। और अब एक एक करके लोग देख रहे हैं कि इस्राइल की क्या हालत हो रही है। मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि इस्राइल जिसकी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ब्रिटेन से ज्यादा हुआ करती थी, अब नीचे आ गई है। हर गुजरते दिन के साथ उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस्राइल के कई लोग देश छोड़कर भी जा रहे हैं। जिन्होंने सोचा था कि जिंदगी भर इस्राइल में रहेंगे, वो इस्राइल छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक आदमी के अंदर इस कदर दीवानगी है कि उसने एक नहीं 3 मोर्चों पर युद्ध छेड़ रखा है। और अब बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर हमला करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, हर गुजरते लम्हे के साथ हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि किस तरह से करीब 150 इस्राएली सैनिकों ने एक ज्ञापन पर दस्तखत किए हैं कि युद्ध रोकिए, जो लोग बंधक बने हुए हैं हमास के पास उन्हें छुड़ाइए, उससे पहले हम युद्ध नहीं रोक सकते। एक 23 साल की महिला सैनिक ने क्या खत लिखा था जो बहुत जोरों से वायरल हो रहा है दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। 7 अक्टूबर को हमने अपने हजारों लोगों को खो दिया और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाए जाने के बाद हमने तुरंत अपने आप को देश के सेवा के लिए समर्पित कर दिया और लड़ने के लिए अपना नाम भी दिया ताकि हम
अपने देश की रक्षा में अपनी भूमिका निभा सकें, साथ ही अपने देश के लोगों को जिन्हें बंधक बनाया गया था उनकी रिहाई करवा सकें। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध गाजा में लगातार जारी है, उससे लग रहा है कि आईडीएफ की ओर से की जा रही बमबारी में रिहाई का इंतजार कर रहे कई बंधक अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ इस 23 साल की महिला सैनिक ने नहीं, अन्य लोगों ने भी अपनी आवाज बुलंद की थी। करीब 150 सैनिकों ने। उनके खत कुछ इस तरह से वायरल हो रहे थे, वो शब्द आपके सामने। अब लग रहा है कि सरकार की ओर से डील पर जोर नहीं दिया जा रहा। लोगों ने कहा कि हमने सरकार के साथ मिलकर गाजा में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, हम भी चाहते हैं कि हमास का अंत हो, लेकिन इस सब में अपने लोगों की रिहाई करवाने का जज्बा ही हमारी ताकत रही है। लेकिन अब हौसला टूट रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इनका हौसला टूट रहा है, मगर इस्राइल का अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहां पर हालात कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जैसे हो रहे हैं, शरणार्थी शिविर बढ़ते जा रहे हैं, लोग टॉयलेट के अंदर जीने को मजबूर हैं। मगर बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं कि अगर उन्होंने इस युद्ध को रोका तो क्या अंजाम होने वाला है। यही वजह है कि अब ब्रिक्स सम्मेलन ने उसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन में कौन कौन है। सबसे बड़ी बात, ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर भारत है। अभी जो सम्मेलन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे, वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात हुई थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इसमें कौन कौन है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 सदस्य इसके शुरुआती सदस्य थे। ये 5 देश इसके शुरुआती देश थे और इसके बाद कुछ और इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन है वो? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस्राइल के ऊपर सख्त तेवर अपनाए गए हैं। ब्रिक्स सम्मेलन की ओर से कजान डिक्लेरेशन जो है वो जारी किया गया है और इस कजान डिक्लेरेशन में साफ तौर पर कहा गया है इस्राइल शुड स्टॉप मास किलिंग्स, यानी कि जो नरसंहार इस्राइल कर रहा है उस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है। यह भी कहा गया कि सीरिया के अंदर ईरान के ठिकानों पर जो इस्राइल ने हमले किए, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर जो इस्राइल ने हमले किए, उसकी आलोचना की गई है दोस्तों। यानी कि सख्त तेवर अपनाए गए हैं। ब्रिक्स ने कजान डिक्लेरेशन में फलस्तीन के प्रति भी अपना समर्थन जतलाया है, स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र के प्रति अपना समर्थन जतलाया है। और आप जानते हैं दोस्तों, एक अरसे से भारत ने इसका समर्थन किया है। यानी कि कजान डिक्लेरेशन में भारत के भी दस्तखत हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बगैर इन शब्दों का इस्तेमाल किए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नसीहत दी है कि मास मर्डर्स बंद करो, नरसंहार बंद करो। मगर सवाल यह दोस्तों कि क्या इसका कुछ असर बेंजामिन नेतन्याहू पर पड़ेगा? ये वो वक्त है दोस्तों कि हमें यह सोचना पड़ेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू के जहन में क्या चल रहा है। आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में उनकी जो तमाम बयान आए हैं उसमें विक्टिम कार्ड खेलने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। शजारिया में उनके घर पर हमला होता है, हिजबुल्लाह का एक ड्रोन आकर उनके घर पर गिरता है, वो वहां मौजूद नहीं होते हैं। उसके जवाब में वो किस पर हमला बोलते हैं? ईरान पर। ईरान का कोई नामो निशान नहीं था उसमें। इसमें दो राय नहीं है कि हमास और हिजबुल्लाह के प्रति ईरान नर्म है और ईरान ने अपना समर्थन दिया है, मगर उस हमले में ईरान का कहीं कोई हाथ नहीं था। मगर बेंजामिन नेतन्याहू के बयान में ईरान का जिक्र, यानी वो माहौल को भड़का रहे हैं। यही नहीं, वो अपनी बीवी का नाम भी लेते हैं कि मुझ पर और मेरी बीवी पर हमला किया गया था। साफ है कि ये वो व्यक्ति है दोस्तों जो इस वक्त माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहा है और इस तनाव को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह युद्ध जो पहले से ही 3 मोर्चों पर है, कई मोर्चों पर खोलने की कोशिश की जा रही है और इसका खामियाजा कोई और नहीं, आम और बेकसूर लोग जो हैं वो चुका रहे हैं। मैं आपको पहले ही बतला चुका हूं, गाजा में अब तक 40,000 लोग मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा 1 लाख कब हो जाएगा हम नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी बात, हमास के नेता मारे जा रहे हैं, हिजबुल्लाह के नेता भी मारे जा रहे हैं। मगर हमास का अंदाजे बयां रहा है 1987 से ही
एक के बाद एक इसराइल ने उसके नेताओं को मारा, उन्हें असैसिनेट किया, मगर हमास का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब भी याह्या सिनवार की मौत के बाद एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसका जिक्र मैंने किया था दोस्तों। और यही 5 सदस्यीय समिति यह फैसला करेगी कि याह्या सिनवार का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसराइल की निगाह उस पर बनी हुई है, मगर इसराइल हमास को सिर्फ टारगेट नहीं कर रहा है ना, इसराइल का निशाना वहां बेकसूर नागरिकों पर भी है। और यह दिक्कत की बात है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता वाली ब्रिक्स सम्मेलन ने कहा है कि इसराइल को मास किलिंग्स, मास मर्डर, नरसंहार बंद कर देना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।